नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान इजराइल युद्ध के बाद बने हालात पर चर्चा करने के लिए ये शो स्पेशली मैं भाऊ के साथ लेकर के आया हूँ। तो आज इस शो की शुरुआत में ही भाऊ को जोड़ लीजिए स्क्रीन पर। ले स्वागत है भाऊ। 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 या सवा 7, 22 तारीख। एकाएक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कैमरे पर आते और कैमरे पर आकर के जोर शोर से ऐलान करते हैं कि ईरान में जो कुछ भी हमारा टारगेट था, बिल्कुल साफ कहा, जो हमारा टारगेट था हमने अचीव कर लिया। हमने तीनों परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। लेकिन इतने बड़े ऐलान के बाद, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, कह रहे हैं कि 40 साल से ईरान से तंग थे, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कोई क्यों छिप जाएगा? और वो भी ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है छपास में और दिखास में। लाइट कैमरा एक्शन होते ही डोनाल्ड ट्रंप अपने आप चालू हो जाते हैं। एक दिन में 4-4 बार एक ही बयान जो आदमी रिपीट करता है, वो व्यक्ति आखिर कैसे घंटों गायब हो जाता है? 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे हम इंतजार करते रहे कि सामने तो आए, इतने बड़े ऑपरेशन के बारे में डिटेल तो दे। गायब। नेतन्याहू गायब। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अटैक करने के बाद, ईरान पर अटैक करने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू गायब हो गए? और भक्तों के ताऊ, ट्रंप को तो लोग कहते हैं भक्तों के ताऊ, भक्तों के ताऊ को अपना मुंह छिपाना, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं 2 खबरें आपको बस इंट्रोडक्शन में बता देता हूं दर्शकों से। पहली खबर जो आपको जानकारी में आ चुकी होगी, पहली खबर तो यह है कि जो ईरान की परमाणु एजेंसी है, उसने किसी तरह के रेडिएशन और नुकसान से इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी खबर उससे बड़ी है। ईरान के सांसद ने अमेरिका को कहा है कि आप ताबूत बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर दे दीजिए। क्या इसी वजह से छिपे बैठे हैं? क्योंकि पहली बार शायद इतने इतने बुरी नाकामी अमेरिका के हिस्से में आई है कि जो भी टारगेट था उस टारगेट में 1% भी अचीव नहीं हुआ। क्या यही सीधा सवाल भाऊ से? आखिर ये कहां गायब हो गए भाऊ? अमेरिका तो वो है जो डंका बजाता है कि हमने किया किया किया, ड्रोन से मारता है आतंकी तो भी वीडियो दिखाता है, सैटेलाइट फुटेज दिखाता है, सब दिखाता है। कैसे गायब है ट्रंप? म्यूट है आप, म्यूट है भाऊ, म्यूट है आप, म्यूट है। देखिए आशीष जी, बड़बोले ट्रंप ने जब सुबह हमला किया तो तुरंत द गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस द मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस नेतन्याहू, इट्स अ पार्टनरशिप। और ये अमेरिका ने आज बता दिया कि उसके आर्मी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। और नेतन्याहू ने भी धन्यवाद दिया अमेरिका का। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस पीपल, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, सबका कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये होना ही था और अब ईरान को समझ में आ गया होगा, अब सब खत्म हो गया। ये सब बात कर दी नेतन्याहू। ये सब बातें टेलीविजन पे रिकॉर्ड करके नेतन्याहू अपने स्टूडियो से जहां बैठे होंगे वहां से उन्होंने सांस भी नहीं ली होगी तो ईरान ने इजराइल पे बौछार कर दी। तो ये बात तो तय हो गई कि मात्र 3 जगह पे, 2 जगह पे पनडुब्बी से मिसाइल दागने से और 1 जगह पे फोर्डो पे जो आपने ऊपर से जो बंकर बम डाले 6 वो आपके प्लेन ने, उससे ईरान पीछे नहीं हटा, बल्कि ईरान दुगनी ताकत से हमलावर हो गया। और आज जो हमले हुए हैं, आज जो मिसाइलें यूज हुई है, वो मिसाइलें ऐसी मिसाइलें थी जिससे पूरे विश्व को चौंका दिया। और कुछ मिसाइलें जो खुर्रम शहर जो मिसाइल है उसका तो अभी डर ही सता रहा है सबको, क्योंकि वो लॉन्च तो हो गई लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया गया। बाकी मिसाइलों की जो बौछार हुई वो मिसाइलें इतनी परफेक्ट थी कि सारी सुरक्षा डोम धरी की धरी रह गई। 11-11 बिल्डिंगें नष्ट हो गई। एक हवाई अड्डा नष्ट हो गया। हालांकि इजराइल कहता है कि हमारे को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उस हवाई अड्डे जिसपे बमबारी हुई, वो मिसाइलें गिरी, उस हवाई अड्डे से
सारी फ्लाइटें रद्द हो गई। ये कहूँ मैं कि इज़राइल ने अब अपनी हवाई जो यातायात है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी है और अपनी जो हवाई क्षेत्र है उसको बंदित घोषित कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय विमानें जो इज़राइल जाती है उड़ानें रद्द हो गई हैं। स्कूलों को बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, कई जगह रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। ये मायने हैं कि नुकसान ज्यादा हो गया है। तो फिर क्या ईरान डर गया? क्या अमेरिका की सबसे ताकतवर ने जब हमला बोल दिया तो ईरान डर गया? नहीं, ईरान डरा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब जब तक ये हम प्रोग्राम करेंगे तब तक जो उनकी जो रास्ता है ईरान का जो खाड़ी है हुर्मुज, वो भी बंद हो गया होगा अब तक, क्योंकि ईरान के तरफ से ये लगातार बयान आ रहे थे कि हम उसको बंद करने जा रहे हैं। क्या अमेरिका क्या जवाब देगा? दो बातें मैंने कल सुबह ही जब हम इस कार्यक्रम में जब बात कर रहे थे, सुबह जब बमबारी के बाद आपसे जब बात हो रही थी तब भी मैंने कहा कि यदि परमाणु वो ध्वस्त हो गए, संयंत्र ध्वस्त हो गए, तो वहां इनरिच यूरेनियम था या होगा इनरिच यूरेनियम, तभी तो परमाणु संयंत्र चल रहे थे। वो यदि ध्वस्त हो गए होंगे तो रेडिएशन लीक 100% होगा। रेडिएशन लीक ऐसी बात है आशीष जो छुपाई नहीं जाती, हाँ, वो विश्व वो से नहीं चुप छुपती। नहीं। तो ये युद्ध होने के बाद सभी देशों ने सांस रोक के रिएक्शन देखी कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ईरान ने तो बाद में कहा कि हमारे यहाँ रेडिएशन नहीं हुआ। सबसे पहले सऊदी अरेबिया में जो एक एजेंसी है वो जो लगातार एटॉमिक केंद्रों को निगरानी रखती है, उनने सबसे पहले कहा कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। उसके बाद ईरान ने खुद कहा कि हमारे यहाँ कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, हमारा जितने भी प्रोजेक्ट है वो इंटैक्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जो मैंने कल सुबह, यदि आप मेरा प्रोग्राम देखें तो मुझे जो सुबह-सुबह जो मेरे सोर्सेज़ से, क्योंकि लगातार कुछ लोग वहाँ पे भी है, इज़राइल में भी है, कुछ ईरान में भी है, जो लगातार संपर्क में रहते हैं। इतना ज़रूर पता पड़ा था कि जो बड़े जो एंट्री पॉइंट जो है प्लांट के, जो खासकर जो प्लांट बिल्कुल ज़मीन के अंदर है, उसके एंट्री पॉइंट को नुकसान हुआ। लेकिन प्लांट के अंदर, जहाँ प्लांट के ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिका ने ये भी कहा कि हमने पहले ही सूचना दे दी थी कि हम आपके एटॉमिक जितने भी संयंत्र हैं, उनको उड़ाने जा रहे हैं। तो तैयार ईरान भी बैठा हुआ था। तो यदि ये रेडिएशन नहीं हुआ, तो क्या फिर ये प्लांट ध्वस्त हुए? दूसरी बात, यदि रशिया, जिसमें रशिया का टेक्नोलॉजी के सहयोग से जो प्लांट चल रहा था, वहाँ यदि रशियन लोग भी काम कर रहे हैं और अभी तक रशिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब उनके लोग भी ठीक है और वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है और प्लांट भी चल रहा है। मैं बीच बीच में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, आपने रसिया का कहा प्लांट चलने का, रसिया ने जो एक आया, अब इस पर रिएक्शन आ गया रसिया की तरफ से। रसिया ने मजाक उड़ाया है अमेरिका का, मजाक भयंकर। दिमित्री मेदवेदेव बहुत खास हैं पुतिन के, और राष्ट्रपति पुतिन ने इनको बनाया था, मेदवेदेव को। उन्होंने खिल्ली उड़ाई है, कहा ईरान में कुछ भी, ईरान में बाल बांका नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ, न जन हानि हुई, न ठिकानों को हानि हुई। और इसके अलावा मैं एक फोटोग्राफ लेटेस्ट जो फोटोग्राफ आए हैं वो भी दिखा दूं, सुबह सुबह ये अपडेट होना जरूरी है। ये देखिए, 3-3-6 क्लस्टर, वो 6 बंकर बस्टर बम गिराए थे, 6 थे ये। 3 उधर आपको दिख रहा है सैटेलाइट तस्वीर, 3 इधर दिख रहा है, दोनों एरो है। अब लगातार जब से अमेरिका की गीदड़ भपकियां चल रही थी, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से भाऊ हम सब लोग चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तक आना होता है हमें, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। और कई शो में हमने बताया भी है, जो बंकर बस्टर बम है, उस बम की औकात, अमेरिका के पास जो बम है, सबसे बड़ा दुनिया का बम जो है, उसकी औकात है 60 मीटर, 60 मीटर की औकात है। जो फोर्डो का अंडरग्राउंड भूमिगत ये लैब था जहां पर एनरिचमेंट हो रहा था यूरेनियम का, उसकी गहराई है 95 मीटर से 100 मीटर, 95 मीटर से 100 मीटर एग्जैक्ट। 90 डेढ़ 60 डेढ़ 90 डेढ़ गुना से ज्यादा गहरा है। तो उस पर इस बंकर बस्टर बम का कोई असर नहीं होता। दूसरी बात क्या है, ये हमने एक शो में चर्चा में कहा था कहा कि था जो एक्सपर्ट ने बताया था, जो एक्सपर्ट जो जो एक सेकंड में कब कहा था ये भी बता दूं। जब अमेरिका में दो ओपिनियन हो गए थे कि हमला करे कि नहीं करे, करे प्लस कि नहीं वो करे, हाँ। बंकर बम करेगी कि नहीं,
तब वहां एक अधिकारी ने, कुछ अधिकारियों ने ये कहा था कि बंकर बम से, ब्लास्ट से वो परमाणु संयंत्र खत्म होगा, ये आशंका है हमें। यदि ये फेल हो गया, ये फुस हो गया, तो फिर बेइज्जती और हो जाएगी। बेइज्जती हुई। तो हुआ क्या है, उसमें उसमें भी जो कुछ लोगों से यहाँ भी जो डिफेंस और ये सब एक्सप्लोसिव इसको समझते हैं, लाइए फोटोग्राफ्स लाइए एक बार वही वाला। ये था कि जब बी टू बम बलसक है जिससे गिराया जाता है, अगर ये 6 जो छेद आपको दिख रहे हैं, 6 क्रेटर बताए जा रहे हैं कि क्रेटर बन गए हैं, कोई 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर होगा। अगर एक होल पे एक छेद होता और एक ही छेद पर 6 बम गिरे होते, 6 के 6 तो एक जगह शायद गिरे, तब फिर फोर्डो को खतरा था, क्योंकि हर बार उस गहराई के और नीचे पेनिट्रेट करता वो जो बम बंकर बस्टर था, वो उस गहराई के और नीचे जाता, पेनिट्रेट करता, और 6 बम गिरते तो 60 70 80 होते होते 90 95 तक पहुंच सकते थे। लेकिन 6 अलग जगह पर गिरना ही उस बम की औकात, और ये 6 छेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि पहली बात यहाँ पर फेल हो गया, अमेरिका फेल हो गया, पहली बात। दूसरी चीज हमने कार्यक्रम में दिखाया है, अगर फोटोग्राफ इसमें भी कंट्रोल रूम दिखा देंगे तो अच्छी बात होगी। 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन में जो फोर्डो का परमाणु संयंत्र है, वहां पर 1 किलोमीटर लंबी कार्गो ट्रकों की लाइन देखी गई है। ये तस्वीर सैटेलाइट इमेज है। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए इधर लेफ्ट में जो एरो बना है पूरा ऊपर से नीचे तक डॉट 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 करके, ये लिखा बिल्कुल है बिल्कुल। व्हीकल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रक्स नोटिस्ड 1 किलोमीटर हाईवे। ये 1 किलोमीटर लंबा पूरा ट्रकों का काफिला, और वो भी दिखा दीजिए जिसमें 19 तारीख को, ये 20 का है, 20 को वहां से वापसी, 19 को ये देखिए पूरी कतार ऐसे कार्गो ट्रकों की लगी हुई है। और इसके साथ एक खबर हम और जोड़ेंगे, शायद उस पर भाऊ ने कार्यक्रम किया था। एक पूर्व कमांडर ने, ईरान के पूर्व कमांडर ने, ये खबर 2 दिन पहले से, इसलिए हम ये लेके आए कि सब खबरें कनेक्ट होती हैं। 2 दिन पहले इस पर हमने उस खबर को उठाया था। एक ईरान के पूर्व कमांडर ने दावा किया था कि उनको 3 महीने से ज्यादा हो गया, करीब करीब 3 4 5 महीने का वक्त हो गया, जब ये पता था कि अमेरिका और इजराइल ये हरकत करेंगे, हमला करेंगे, और सब कुछ जितना कुछ था वो सुरक्षित ठिकानों पर, गुप्त ठिकानों पर ट्रांसफर हो चुका था, चाहे इस्फहान हो, चाहे नतांज हो, और चाहे फोर्डो, सब जगह से हो चुका था। बचा खुचा जो एनरिच यूरेनियम था, वो सब का सब, ये देखिए जो ट्रक, अब 1 किलोमीटर यहाँ पर कोई और प्रोडक्शन तो था नहीं भाव, ऑब्वियस सी बात है, जब परमाणु संयंत्र से निकल रहे हैं तो क्या ले जा रहे होंगे, वही के साथ जो सामान ले जा रहे होंगे। इसलिए जो कार्यक्रम हमने किया, इतनी बड़ी नाकामी, वियतनाम युद्ध को अमेरिका के लिए इतिहास में काला धब्बा माना जाता है। लंबे समय तक लड़े, तमाम हानि हुई, बहुत फौजी मारे गए, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सैनिक अमेरिकी मारे गए, और आखिरकार वहां से भगना पड़ा, रातों रात उनको भगना पड़ा वियतनाम छोड़ के। लेकिन ये मुझे लगता है कि क्या वियतनाम युद्ध से भी बड़ा धब्बा लगा दिया अमेरिका के इतिहास पर ट्रंप ने, इसीलिए मुंह नहीं छिपाए नहीं, फिर रहे हैं, क्योंकि बताएंगे क्या। एग्जैक्ट, हाँ, मैंने क्या कहा, अभी उपराष्ट्रपति को उन्होंने आगे किया हम्म ईरान को हम्म फिर धमकाने के लिए। क्या आपने, हाँ यदि अमेरिका पे हमला कर दिया तो फिर आपको अमेरिका के सैन्य का सामना करना होगा, हाँ हाँ ये हाँ बोलने के लिए। लेकिन हाँ, वो सही कहा आपने, नेतन्याहू हम्म को अभी आकलन ही नहीं हो रहा है कि अपने यहाँ कितना नुकसान हुआ। हम्म और अभी क्या है, कोई कितना भी झूठ बोले, सैटेलाइट पिक्चर सब बता देती है हम्म दुनिया के सामने, नाई नाई बाल कितने सब सामने आ जाते हैं। हम्म तो अब मुझे लगता है कि ये युद्ध, अमेरिका में भी बहुत अपोजिशन हो रहा है। अमेरिका में सीनेट से लेके तमाम लोग हम्म अपने ही सरकार को घेर रहे हैं कि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। कई लोग इजराइल को गाली दे रहे हैं, ये बोल के कि इजराइल अपने फायदे के लिए अमेरिका को हमेशा खींच के लाता है और युद्ध में ढकेल देता है। कई एंगल से इसमें देखना है। अभी दूसरी तरफ, अभी भी मुझे लगता है कि जिनेवा में जो शांति वार्ता के लिए जो 3 यूरोपियन के बड़े देश चल रहे हैं, क्या उसमें से कुछ निकल सकता है? अभी ये कम से कम अपने आप को ही मान रहे कि हमने ध्वस्त कर दी है एटॉमिक सेंटर, भले ही ध्वस्त ना हो।
मानने में क्या जाता है भाई, गालिब ख्याल अच्छा है। अभी मान हम्म, के ये कह रहे होंगे कि चलो हम तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जो ध्वस्त करना था हमने कर दिया, हमको ईरान से कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम ईरान के लोगों से, अब यही टोन लिया उन्होंने। भाई राष्ट्रपति ने यही टोन लिया कि ईरान के हमने सिर्फ डिफेंस मतलब यूरेन जो एटॉमिक जो रिएक्टर्स है उसी पे हमने हमले किए, हमने ना कोई सैन्य पे हमला किया है, ना कोई सिविलियन पे हमने हमले किए, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं आत्मरक्षा के लिए। लेकिन अमेरिका तो इतना करके चला गया, इसराइल का क्या होगा? इसराइल को छोड़ दिया खुला उसके लिए, ईरान से लड़ने के लिए। अब अब किस बात से फिर से प्रेसिडेंट कहेंगे कि हमसे एक बार फिर हमला करने जा रहे हैं? किस बात के लिए करेंगे? क्योंकि आप एक काट की हंडी बार बार तो नहीं चढ़ती ना। एक बार आपने हमला कर दिया, क्रेडिट ले लिया, वाहवाह ले लिया, एक दूसरे को धन्यवाद दिया, विश्व का सबसे बड़ा नेता माना एक दूसरे को आपने, नेतन्याहू ने, और तू मेरी पीठ खुजा, तू मेरी, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, यही चल रहा था सुबह सुबह। तू मुझे बड़ा कह दे, मैं तुझे बड़ा कहता हूं। लेकिन फिर वो यदि लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो फिर आगे क्या? आशीष, सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या फिर से अमेरिका कहेगा कि हमने पहले जब किया तो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो फिर से नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? कितनी बार करोगे? और दुनिया को क्या बताओगे? इस देश में कानून भी है, विश्व में कानून भी है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने आज मतलब यूनाइटेड नेशंस ने बता दिया कि उसकी कोई औकात रही नहीं गई, अभी नहीं कुछ नहीं है वो। डिफंक्ट, और डिफंक्ट हो गया है यूनाइटेड नेशंस, कोई मतलब नहीं यूनाइटेड नेशंस का। और इसराइल को भी समझ में आ गया, मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी समझ में आ गया कि नौ जो हम अमेरिका देश के सामने, इस समय मिडिल ईस्ट के 9 देशों की सांस अटकी है। वो 9 देश हाँ, जहां जहां अमेरिका के बेस हैं। और एक लेटेस्ट अपडेट और जोड़ दूं इसमें, इजराइल में नेतन्याहू इस समय जवाब नहीं दे रहे हैं, और बाकी अब सेना के प्रवक्ता इजरायली आईडीएफ का जो है प्रवक्ता सामने आया है। सवाल ये किया गया कि आप लोग कह रहे हो कि टारगेट अचीव हो गया। अब देखिए दुनिया में कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, बसंते बस दुनिया इस समय ऐसी है कि थोड़ी की सब जगहों पर ऐसे ही एक ही टाइप की लीडरशिप है। पूछा कि अब तो आप बंद कर देना चाहिए, अब तो आप अचीव कर लिए टारगेट, बड़ा लॉजिकल था। तो प्रवक्ता है इजरायली सेना के एफी एफी डेफ्रिन एफी डेफ्रिन एफी डेफ्रिन ने कहा है कि हमारे पास अभी और भी लक्ष्य हैं, हम तब तक हमले करते रहेंगे जब तक हम उन्हें हासिल नहीं कर लेते, मतलब जब तक पूरा विराम न करवा लो इजराइल, तब तक ये हमले करेंगे। उन्होंने कहा है अमेरिकी हमलों के बाद यह निर्धारित करना जल्दबाजी होगी कि ईरान का इनरिच यूरेनियम खत्म हो गया है। अब सुनिए, ये इसलिए इसको लाए, ये अब इजराइल ही अमेरिका की नाकामी को प्रमाणित कर रहा है कि नहीं तो अमेरिकी फिर हम लोग के बाद नहीं नहीं, निर्धारित करना तो जल्दबाजी होगी कि ईरान का हास्यास्पद यूरेनियम। हास्यास्पद ये हाँ, है कि फिर हाँ, सुबह सुबह नेतन्याहू ने किसके लिए पीठ थपथपाई थी? पीठ थपथपाई। किस लिए महामंडन करा था अमेरिका का? हाँ, ये महामंडन का भुस हो गया जब उनको लगा कि ये 3 बम, मतलब 3 जगह हमले होने के बाद अब ईरान चुप होगा, हम्म, ईरान बैकफुट पे चला जाएगा, हम्म, ईरान गुहार लगाएगा, जैसा पाकिस्तान ने टेलीफोन पे गुहार लगाई थी भारत को कि हम मर रहे, प्लीज आप, प्लीज हमको जरा आप वो कर दीजिएगा, युद्ध संधि कर लेगा। लेकिन हुआ उल्टा इसके, ये जो पूर्ण रूप से भाषा बदली है नेतन्याहू से लेके उनके प्रवक्ता तक, ये जो यू टर्न हुआ है, ये यू टर्न इसलिए है कि सुबह से लेके शाम तक जो 20वां हमला था, 20th असॉल्ट ऑन ईरान, इजराइल मिसाइल, वो इतना जबरदस्त था कि विश्व के बड़े बड़े रणनीतिकार उस हमले को स्टडी कर रहे हैं। क्या सटीक कॉम्बिनेशन था मिसाइलों का, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, सुपरसोनिक, ऑर्डिनरी, और कुछ मिसाइलें ऐसी दागी गई जिसमें जो इंटरसेप्टर्स थे मिसाइल को मारने वाले, वो इंटरसेप्टर आपस में लड़ लिए। ये मिसाइल लॉन्च करने का वो जो रणनीति थी वो ऐसी थी
कि एक मिसाइल को लिए वो इंटरसेप्टर गया, दूसरे मिसाइल के लिए दूसरा इंटरसेप्टर गया, दोनों मिसाइल साइड से निकल गए और ये इंटरसेप्टर आपस में लड़ लिए, दोनों विस्फोट हो गए आपस में। इसको भी, इस रणनीति को पूरा विश्व देख रहा है कि इराक ने ये टेक्निक कहां से लाई। तो उसके बाद तो अब बोलना ही होगा कि नहीं, वहां अभी यूरेनियम और बचा है, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना है। जो आज दिन भर 20वां हमला आपने झेला है, उसका रिटेलिएशन क्या करोगे आप? ये इसमें जो आपने कहा खैबर सेकंड में तो आज इनको बहुत चकमा दिया है, क्योंकि वो रास्ता बदल देता है, आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन एक आखिरी कमेंट हम लेंगे, जो मैंने शुरू में कहा था, ईरान के सांसद हैं कासिम रवा बख्श। इन्होंने मतलब ये इस तरह की चेतावनी एक देश के, ये चेतावनी का मतलब ये नहीं कि ये सांसद जाकर के अमेरिका को और इजराइल को तहस-नहस कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ये बयान किसी भी देश में जो युद्ध में है, उस देश के मनोबल को बताता है। इसलिए हम साइकोलॉजिकली चीजों को समझना चाहते हैं, इसलिए इस बयान को ला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये सांसद जाके उड़ा देगा ना, इसका मनोबल बता रहा है कि कौन युद्ध में कहां खड़ा है। ईरान के नहीं देखिए, सांसद कासिम बख्श, इन्होंने कहा है, ये कोम प्रांत के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा है कि ट्रंप को क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए ताबूत बनाने वाली कंपनियों से तुरंत उत्पादन शुरू करवाना चाहिए। देखिए अमेरिका, ईरान और इजराइल, इन तीनों देशों की हम बात करें तो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति को भयानक विरोध है इस बात को लेकर, इजराइल में नेतन्याहू का भयानक विरोध है इस बात को लेकर, और ईरान में पूरी जनता समर्थन में है सरकार को इस बात को लेकर। इसलिए वहां के लोगों का इतना उत्पीड़न, मतलब इतने बमबारी होने के बाद भी उन लोग टस से मस नहीं कर रहे हैं। वहां कोई युद्ध खत्म करने की बात नहीं हो रही है, वो इजराइल खत्म करने की बात कर रहे हैं कि अब पहली बार इजराइल कब्जे में आ गया और इजराइल ने पहली बार मार खाई है। तो ये वो पुराने युद्ध को याद दिला रहे हैं, ऐतिहासिक, जो पुराणों में उनके बताया जाता है कि यहूदियों से कैसा उन्होंने वो क्षेत्र अपना हथिया लिया था, खैबर का युद्ध, खैबर। तो वो खैबर की याद दिलाती है हमको, और इजराइल लगातार मार खा रहा है। भाई इजराइल और ईरान में, भाई देखिए अमेरिका इजराइल ये दोनों मिलके, ईरान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ईरान ने पानी तो पिला दिया। पानी क्या, खाना खिला दिया। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल का भंडार है। अब उस भंडार में से कितना निकला है बाहर, किसी को कोई आकलन ही नहीं है। ये तो बिल्कुल रावण के सर हो गए, एक काटो तो दूसरा पैदा होता है। तो इससे भी ईरान पर, और दूसरी बात, एक एक दिन निकल रहा है आशीष। आज से 3 दिन पहले ईरान के पास 10 दिन की सामग्री थी, इजराइल के पास। अब और उसमें से 2-3 दिन, एक एक दिन निकलता जा रहा है और ईरान और आक्रामक होता जा रहा है। नए नए रणनीति के साथ मिसाइल हमले हो रहे हैं, और इजराइल अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। आने वाले समय में जो रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, इजराइल के पास ये स्थिति हो जाएगी कि 10 मिसाइल आए तो उसमें से 2 कौन से गिराना है, बाकी 8 तो गिरी जाएंगे, क्योंकि इंटरसेप्टर इतने नहीं होंगे। हो गया, ये हो गया। आज कल हुआ, आज तो अब शुरुआत है, लेकिन कल जो हुआ है अमेरिका के हमले के बाद, उसमें जो 20वां, वो किस्तों में करते हैं ना, एक बार किस्त आती है तो 20-25 मिसाइल दागते हैं, तो 20वीं किस्त में 27 मिसाइल, जो आंकड़े आए हमारे पास, 27 मिसाइल दागा। 27 में 10 मिसाइल ऑन टारगेट। ये 27 में 10, कुछ लोग कहेंगे 10 ही बस, नहीं। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 90%, जो अभी पिछले 7-8 दिन था, 7-8 दिन में 90% रोका है। 10% की तबाही इजराइल तंग है।
90% इंटरसेप्ट किया है मिसाइलों, 10% नहीं कर पाया, वो जो तबाही दिखी। जो आज हमले हुए 27 में 10 ऑन टारगेट थे, 38% करीब जो है जो वो स्ट्राइक ठिकाने रेट पर है। गई है। हाँ, 62% 90% वाला जो उसका डिफेंस सिस्टम था ना, जिसकी क्षमता 90% इंटरसेप्ट वो करने की थी, 60% पे आ गई। उसी हाँ, वो 60% पे आ गई। अब 60% से नीचे जाएगी, सेकंड डिवीजन हो जाएगी। अभी मान लिया फर्स्ट डिवीजन में बॉर्डर पर है, और इसके बाद 33 पे आ जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, फिर जेड मिशन लेना पड़ेगा। ये स्थिति अब जो है इजराइल की होती जा रही है। आगे बढ़ने पर अभी तो कुछ ऐसी भी मिसाइलें हैं जिनके भी भाव ने चर्चा किया कि अभी तो उतारा ही नहीं और लाया ही नहीं है। अगर वो भी ईरान लाता है तो ऐसी मिसाइलें हैं जो रसिया के मिसाइल रूस की मिसाइलों से ज्यादा घातक मिसाइलें हैं। 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक बताई जाती हैं, उसके बाद हाइपरसोनिक हैं, उससे भी जो खतरनाक हैं, और कुल मिसाइलों का भंडार अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कुल मिसाइलों का भंडार तो कुछ भी जो है विशेषज्ञ बताते हैं कि 27,000 के आसपास है। अब बताइए 27 मिसाइल में नहीं झेल पा रहे हैं, शहर में और धुआं और नहीं, 27,000 डेढ़ लाख मिसाइल उनके स्टॉक में है ऑलरेडी, हूती हिजबुल्लाह के। हाँ हिजबुल्लाह और हूती के। हाँ, हूती और तो हिजबुल्लाह, वो स्थिति हिजबुल्लाह स्थिति बैठा है बहुत खराब है, लेबनान में। स्थिति खराब है। हिजबुल्लाह 1.5 लाख है, उनके छोटे छोटे वो रॉकेट छोटे मिसाइल वो घेर लेते हैं एक साथ, वो 100 फायर करते हैं। वो जो है पोर्टेबल लॉन्चर लेके चलते हैं सर। वो लॉन्चर कहीं भी लगाए और 10 से 10 मारा, 20 रॉकेट मारा, वो रॉकेट दनादन, वो जनरली इजरायली डिफेंस सिस्टम उसको रोक लेता है। लेकिन अगर मान लिया जैसे कवर फायरिंग होती है, कवर फायरिंग, अगर मतलब ईरान के बड़े मिसाइलों को कवर फायरिंग देने के लिए 100 रॉकेट जो है हिजबुल्लाह ने मार दिए, तो क्या करेगा इजराइल? 100 रॉकेट गिरने देगा अपने ऊपर? वो भी डैमेज करेंगे। उन 100 को रोकोगे तो कवर फायरिंग का काम कर देगा उधर, फिर ईरान को स्पेस मिलेगा। तो संकट बहुत है। फिलहाल युद्ध में एक पक्ष जुबानी फायरिंग और जुबानी हाँ। बमबाजी खूब कर रहा है। अब वो जुबानी बमबाजी, वो मुंह से मिसाइल, इस समय मुंह से मिसाइल गिर रही है। मुझे तो मैं ये इसलिए हंस रहा हूँ, कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। जब आप जुबानी बोलते हो तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस याद आती है कि जो गुनहगारों के पीछे दौड़ी बेचारी और उधर से गुनहगारों ने फायरिंग किया तो ये अपना डंडा उठा के मुंह से ठो ठो कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। ये अपडेट्स हैं, अभी तक की अपडेट्स हैं। आगे और अपडेट हम लेकर के आएंगे। हमें आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। 2 दिन की बहुत लगातार व्यस्तता है। नहीं, नमस्कार।